तो सबसे पहले जय हिंद सभी बच्चों को। आज हम इस वीडियो में जो क्लास 10th है, ठीक है, उसके ज्योग्राफी को मतलब भूगोल को कवर करेंगे, ठीक है। और इसी वीडियो में हम आपका जो भूगोल है उसके पूरा निचोड़ कर देंगे। 2 मार्क्स क्या पूछा जाएगा, 3 मार्क्स क्या पूछा जाएगा और 5 मार्क्स में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए तो इसी वीडियो से, ठीक है। तो आपका 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 मार्क्स में 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो 2 मार्क्स में 4 नंबर, 3 नंबर या 6 नंबर और एक 5 मार्क्स, मतलब टोटल 15 मार्क्स पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आप कर लीजिएगा तो टोटल आपके एग्जाम में 15 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। किससे? एसएसटी से, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए तो इसी वीडियो में हम आपका 2 मार्क्स भी खत्म कर देंगे, 3 मार्क्स भी क्लियर कर देंगे और 5 मार्क्स में क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। और जितना पढ़ाएंगे इसके बाद आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा एकदम। जो आपको नोट्स दिए थे ना, तो नोट्स से भी हम और निचोड़ के कम कर दिए हैं क्वेश्चन को आपके लिए। ताकि बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर हमको एसएसटी में थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, सर हम इतना याद नहीं कर पाएंगे, तो हम लोगों के लिए कुछ कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत कम आंसर याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे हम, 2 मार्क्स को, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, 3 मार्क्स को, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, 5 मार्क्स को, ठीक है। ध्यान दीजिए तो 2 मार्क्स में से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो 2 मार्क्स में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो क्या बोला है, देखिए। बोला है कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। जो हमारा मनुष्य है तो मनुष्य के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है, या तो जो मानव है तो मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है, या तो क्यों जरूरी है। ध्यान दीजिए देखो, मानव के लिए संसाधन बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहली बात, संसाधन का मतलब आपको पता है ना, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है उसको संसाधन कहते हैं, ठीक है। जिसका भी इस्तेमाल हम अपने आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए करते हैं, क्या कराता है, संसाधन कराता है, ठीक है। तो मनुष्य के लिए संसाधन क्यों जरूरी है, ध्यान दीजिए। तो मनुष्य के लिए संसाधन आवश्यक है क्योंकि ये हमारे जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूरा करता है। ये जो संसाधन हो हमारा क्या करता है, जितना भी आवश्यकता है उसको पूरा करता है, तो जो पूरा करने की मदद करता है। संसाधन के बिना जीवन चलाना मुश्किल है। जो संसाधन है तो संसाधन के बिना जीवन चलाना मुश्किल है। सिर्फ कोई पैदा होगा और मर गया तो अलग चीज है, बाकी वो अगर जिंदगी जी रहा है तो उसको संसाधन का आवश्यकता तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिना संसाधन के जीवन जीना पॉसिबल नहीं। भोजन, पानी, कपड़े जैसे घर जैसी चीजें प्राप्त करने के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है। हम पानी पिएंगे वो भी मेरे लिए क्या आवश्यकता है, भोजन के लिए मेरे लिए आवश्यकता है, कपड़ा है, घर है, दवाई, सब चीज मेरे लिए क्या है, सब चीज की आवश्यकता है, तो सब मेरे लिए क्या है, संसाधन है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के लिए भी संसाधन का उपयोग किया जाता है। जो मेरा शिक्षा है, जो मेरा स्वास्थ्य है, जो मेरा उद्योग है, इसके लिए भी क्या होता है, मेरा जो संसाधन है उसका उपयोग किया जाता है, जिससे समाज और देश का विकास होता है। और इसी संसाधन का उपयोग करके हम अपने समाज का और अपने देश का क्या करते हैं, विकास करते हैं। संसाधन संसाधनों से वस्तुएं और सेवाएं बनती है। जो संसाधन उससे मेरा क्या होता है, वस्तुएं और सेवाएं बनती है, जिससे रोजगार भी मिलता है। और इसी संसाधन का उपयोग करके आदमी को क्या मिलता है, रोजगार भी मिलता है। इसलिए कहा जा सकता है कि जो मानव के जीवन और उसके विकास संसाधन पर निर्भर करता है। जो मानव का जीवन और जो उसका विकास है वो किस पर डिपेंड करता है, हमारे संसाधन पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है जैव विविधता क्या है, ध्यान दीजिए। तो हमारे पर्यावरण में, ठीक है, हमारे जो आसपास बहुत सारे जीव जंतु है, तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। देखिए, गाय है, बकरी है, भैंस है, कौवा है, चील है, सांप है, मतलब तुम्हारा पक्षी है, जानवर है, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधे, मनुष्य, बहुत सारे है कि नहीं। तो जो हमारे जीव जंतु में जो हमारे आसपास रहने वाले जो जीव जंतु उसमें विभिन्न प्रकार का विभिन्नताएं पाई जाती है, अंतर पाया जाता है। तो इसी अंतर को हम क्या बोलेंगे, जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए इस आंसर को। तो जैव विविधता हुआ है जिसमें पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीव जंतु, पौधे और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। और जितने भी प्रकार का जीव जंतु है, जो मेरा पेड़ पौधा, वो भी का अलग अलग प्रकार का पेड़, एक ही प्रकार का ना, नीम का है, पीपल का है, आम का, बहुत सारा पेड़ पाया जाता है। इसे जीवों की विविधता भी कहा जाता है। और जो अलग अलग पाए जाते हैं इसे क्या बोला जाता है, जीव की विविधता कहा जाता है। देखो, यह हमें भोजन, दवा, आसपास और आवास और जीवन
के अन्य आवश्यकताओं साधनों से पूर्ति करती है, संसाधन प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है जैव और अजैव संसाधन क्या है। जो मेरा जैव है और जो मेरा अजैव है वो संसाधन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। तो जैव संसाधन कहने का मतलब होता है वैसा संसाधन जिसकी उत्पत्ति जीव और सजीव से हुई। तो सजीव से होगा तो हम क्या बोलेंगे, जैविक या तो जैव संसाधन। ठीक है, और अगर निर्जीव वस्तु से होगा तो क्या बोलेंगे, अजैविक या तो अजैव संसाधन। ध्यान दीजिए, जैव संसाधन। ठीक है, ये वे संसाधन है जो जीवों से बने होते हैं, मतलब जो सजीव से बना होता है। इनमें पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य और सूक्ष्मजीव शामिल होते हैं, जैसे पेड़ पौधा, मछली, गाय, ये सब। ठीक है, हमारा अगला अजैव संसाधन। ठीक है, अजैव संसाधन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। ये वे संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक रूप से जीवन रहित वस्तुओं से बनते हैं। जीवन रहित वस्तुएं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, अच्छा, इसे तो निर्जीव भी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए पानी, हवा, मिट्टी, खनिज आदि। ठीक है, ध्यान दीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन बोला गया है कि नदी में बांध क्यों बनाया जाता है। जो हमारा नदी है ना, तो नदी में बांध कहने का मतलब जो नदी में डैम क्यों बनाया जाता है। बांध कहने का मतलब होता है डैम। ठीक है, बांध का मतलब तालाब नहीं, तालाब और बांध अलग अलग चीज होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखो, नदी में बांध इसलिए बनाए जाते हैं ताकि पानी का सही उपयोग किया जा सके। नदी में जो बांध या डैम इसलिए बनाया जाता है ताकि जो हम पानी को सही उपयोग कर सके। मान लीजिए कि नदी में हम डैम नहीं बनाएंगे तो बरसात के सीजन में अपार पानी आ जाएगा, अत्यधिक पानी आ जाएगा, और कुछ ही समय पश्चात तो कुछ ही दिनों में वो पानी बहकर फिर कहाँ चला जाएगा, समुद्र में मिल जाएगा। तो उस पानी का इस्तेमाल तो हम नहीं कर पाए। लेकिन मान लीजिए कि हम नदी में डैम बना दिए, बांध बना दिए, तो अत्यधिक मात्रा में हम पानी को क्या करते हैं, एकत्रित करके रख सकते हैं, और उस पानी का उपयोग हम बिजली के लिए, सिंचाई के लिए और बहुत सारे उद्योग चलाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो पानी का सही उपयोग किया जा सके, मानव जीवन को सुगम बनाया जा सके। जो नदी में बांध इसलिए बनाया जाता है ताकि हम पानी का सही उपयोग कर सके। ठीक है, मानव जीवन का सुगम बनाया जा सके। बांधों से खेतों में पानी पहुंचाकर सिंचाई की जाती है। जो बांध है तो बांधों से जो खेत में पानी पहुंचाकर नहर की सहायता से हम क्या करते हैं, खेती कर सकते हैं। जल विद्युत के माध्यम से बिजली भी उत्पन्न होता है। जो जल विद्युत है उससे हम क्या कर सकते हैं, बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा जो बांध बाढ़ को रोकने और पीने और औद्योगिक पानी को सुरक्षित रखने में भी मदद करता है। जो पानी है उसको रोकने के लिए, ठीक है, पेयजल औद्योगिक चलाने के लिए और बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, करने का मतलब बांध जो बाढ़ आ जाता है उसको रोकने के लिए भी जो हमारा डैम है वो बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। इसलिए बांध खेती, बिजली और जल संरक्षण के लिए भी क्या है, आवश्यक। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है भारतीय कृषि की किन्हीं दो विशेषताओं को ध्यान दीजिए। तो भारतीय कृषि की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करती है। जो भारत में जो अधिकांश जो खेती है ना किस पर डिपेंड करती है, मानसून पर, जो वर्षा जल पर निर्भर करती है। भारत की अधिकांश फसलें बारिश पर आधारित होती है। और जो गांव घर में जो अधिकांश फसल होती है वो किस पर डिपेंड करता है, बरसात के सीजन पर, बरसात पर, बारिश पर डिपेंड करता है। इसलिए बारिश का समय और मात्र खेती के लिए बहुत क्या है, महत्वपूर्ण। जो बारिश का समय है ना वो मात्रा खेती के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। देखो दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता यह है कि भारतीय किसान अधिकतर छोटे छोटे और अलग अलग खेतों में खेती करते हैं। जो भारत के जो किसान है ना वो छोटे छोटे खेतों में, ठीक है, और अलग अलग प्रकार के फसल को उगाते हैं। इस कारण उत्पादन सीमित होता है और किसानों के आय पर भी इसका असर पड़ता है। जो किसान है उसके आय पर भी, मतलब उसका जो इनकम है उस पर भी इसका असर पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का, ठीक है, तो 2 मार्क्स का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्या बोला है, ध्यान दीजिए। बोला कि विनिर्माण क्या है, ध्यान दीजिए। तो विनिर्माण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। बोला है विनिर्माण वह प्रक्रिया है, विनिर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को किसी मशीन, उपकरण या श्रम की मदद से उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है। अगर कोई कच्चा माल रहेगा ना तो कच्चे माल को हम और उसको उपयोगी बनाने में काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि गन्ना है,
तो गन्ना हमारे लिए क्या कच्चा माल है, वो उतना उपयोगी नहीं है। हम गन्ना से चाय बना नहीं सकते, लेकिन मान लीजिए कि हम गन्ना को चीनी में बदल देंगे, मान लीजिए कि उसको हम गुड़ में बदल देंगे, तो उसको हम क्या कर सकते हैं ना, अपने उपयोगी वस्तु में बदल कर उसका उपयोग कर सकते हैं। इसे उद्योग या फैक्ट्री में वस्तु बनाने के लिए प्रक्रिया भी कहा जाता है। जो विनिर्माण है उसको उद्योग या फैक्ट्री में वस्तु बनाने की प्रक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा मतलब 2 मार्क्स यहाँ पर खत्म हो गया। अब हमारा शुरुआत होगा किसका, 5 मार्क्स का। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो जिस प्रकार 2 मार्क्स में आपको बहुत कम क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार जो भूगोल है ना, तो भूगोल के जो 3 मार्क्स में भी हम बहुत आपको कम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, और जितना क्वेश्चन कराएंगे उसके बाहर आपके एग्जाम में पूछा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से। ठीक है, तो अच्छा से हम 2 मार्क्स को खत्म कर ले। हम क्या करेंगे, 3 मार्क्स को खत्म करेंगे और फिर हम इसके बाद क्या पढ़ाएंगे, 5 मार्क्स को पढ़ाएंगे, लेकिन इसी वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हमारा 3 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, ध्यान दीजिए। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का अधिक उपयोग हुआ है कैसे। जो संसाधन है, ठीक है, तो हमारा पूछा गया है कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास, ठीक है, जो मेरा प्रौद्योगिकी है, जो मेरा आर्थिक विकास है, तो उसके लिए संसाधन का अधिक उपभोग व अधिक उपयोग हुआ है कैसे। ध्यान दीजिए। तो प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास से उत्पादन, उद्योग, परिवहन, ध्यान दीजिए। तो प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास में ने उत्पादन, उद्योग, परिवहन, निर्माण तेजी कर दिया है। तो हर वस्तु का जो उत्पादन है, जो परिवहन है, मतलब हर चीज में क्या करता है, फास्ट कर दिया है, रफ्तार ले आया है। देखिए, नई मशीनों, वाहनों और कारखानों के लिए खनिज, ईंधन, पानी और भूमि की मांग बढ़ गई है। हर चीज के लिए, हर वस्तु का, मशीन, वाहन, कारखानों के लिए खनिज, ईंधन, पानी और भूमि की मांग बढ़ गई है। आर्थिक विकास के साथ आर्थिक विकास के साथ जनसंख्या बढ़ी और उपभोक्ता वस्तुओं की मांग भी बढ़ी। जो मेरा आर्थिक विकास है, तो आर्थिक विकास के साथ जो हमारा जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है, और उपभोक्ता वस्तुओं की भी मांग में वृद्धि हुई है। आधुनिक तकनीकों ने संसाधनों को निकालना आसान। जो आधुनिक तकनीक है, जो मेरा टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी के जरिए जो हमारा संसाधन है उसको निकालना क्या आसान हो गया है, जिससे उनका अत्यधिक उपयोग होने लगा है। और अगर हम अधिक मात्रा में संसाधन को निकालेंगे तो उसका उपयोग भी क्या करेंगे, अधिक मात्रा में कर सकते हैं। इस प्रकार जो प्रौद्योगिकी और जो मेरा आर्थिक विकास दोनों के जो संसाधन के दबाव को बढ़ा दिया है और उसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है। चलिए ध्यान दे देगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि चावल की खेती के, जो मेरा चावल है, तो चावल की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। ठीक है, जो मेरा चावल है, तो जो धान को उगाने के लिए हमारा किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति की आवश्यकता पड़ती है, उसको वर्णन कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, चावल की खेती मुख्य रूप से गर्म और आर्द्र जलवायु में होती है। थोड़ा सा गर्म में थोड़ा सा पानी की आवश्यकता होती है, भाद्र मास में। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, 20 डिग्री से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। चावल का जल प्रेमी फसल है। चावल एक क्या ना, जल प्रेमी फसल है। कहने का मतलब है कि इसको जल अधिक मात्रा में चाहिए। इसके लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। जो मेरा 150 से 200 सेंटीमीटर क्या होता है, पानी की आवश्यकता होती है। वार्षिक जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ सिंचाई के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाता है। जहाँ पर पानी कम होते वहाँ पर क्या होता है, सिंचाई की आवश्यकता होती है कि उसको पानी को पटाना पड़ता है। चावल की खेती के लिए समतल भूमि और जल भराव वाली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। चावल है तो चावल की खेती के लिए क्या था, जो समतल जमीन और जल भराव मिट्टी कहने का मतलब वैसा मिट्टी जिसमें जल अधिक शोषित हो सके। दोमट मिट्टी चावल के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जो मेरा दोमट मिट्टी है ना, वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है किसके लिए, चावल की खेती के लिए, जो जलोढ़ मृदा है। ठीक है, ध्यान दीजिए।
क्योंकि यह पानी को रोक कर रखती है। ध्यान दीजिए, तो धान की रोपाई के लिए खेतों में पानी का लगातार उपलब्ध कराना जरूरी है। जो मेरा पानी है उसको बार बार देना जरूरी है, क्योंकि सूखा पड़ेगा तो फिर जो फसल वो मेरा ठीक से नहीं हो पाएगा। इसके लिए श्रम शक्ति का अधिक, जो मेरा श्रम है मतलब अधिक खाटना पड़ेगा, काम करना पड़ता है खेत में, ठीक है। और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जो चावल की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक या मानवीय कारण को वर्णन कीजिए। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहला मेरा कारण है कि कच्चे माल की उपलब्धता, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखो उद्योग वहां स्थापित होते हैं जहां कच्चा माल आसानी से और कम लागत में मिल सके। जो उद्योग कारखाना वहां पर मिलेगा, यहाँ पर जो मेरा कच्चा माल है वो आसानी से उपलब्ध हो सके, ठीक है। जैसे लो इस्पात उद्योग, कोयला वगैरह वगैरह, बहुत सारा खनिज है। अगला क्या बोला है कि ऊर्जा या बिजली की उपलब्धता, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो कारखानों को चलाने के लिए बिजली, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो जो उद्योग को चलाने के लिए जो बिजली, कोयला, तेल या प्राकृतिक गैस की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उद्योग ऐसे क्षेत्रों में स्थापित करना जरूरी है जहां ऊर्जा का स्रोत पास में है। अगला बोला है कि श्रमिकों की उपलब्धता, तो उद्योग उन जगहों पर चलाना आसान होता है जहां पर्याप्त और सस्ते श्रमिक मिल सके, जहां जो लेबर वो जो आसानी से और सस्ते में मिल सके। इसलिए बड़ी आबादी जनसंख्या वाला क्षेत्र में जो उद्योग अधिक स्थापित किया जाता, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सड़क परिवहन के 3 गुण को लिखिए। जो सड़क है उसके जो 3 गुण को लिखिए। सड़क परिवहन की, जो मेरा वैसा परिवहन, वैसा गाड़ी जो मेरा सड़क पर चलता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए, तो सड़क परिवहन सीधे घर से गंतव्य तक सामान और लोगों को पहुंचाने की सुविधा। जो मेरा सड़क है वो सीधे लोगों को उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। अब मान लीजिए कि हमको यहाँ से पुणे जाना है, या तो मान लीजिए महाराष्ट्र जाना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो हम अगर सड़क से सीधे जाएंगे, मान लीजिए कि जो मेरा मंजिल है जहाँ हमको जाना है वो सड़क किनारे है, तो हम सीधे अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हम प्लेन से जाएंगे, ठीक है, तो प्लेन मेरे सीधे रोड पर उतारेगा नहीं, तो प्लेन पहले हमको एयरपोर्ट में उतारेगा, फिर हमको वहां से फिर सड़क परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगला बोला है कि कम दूरी के लिए सबसे, जो कम दूरी अगर तय करेंगे तो सबसे अच्छा मेरे लिए क्या है, सड़क परिवहन। तो छोटी दूरी यात्रा या तो ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन या हल्के माल ढुलाई के लिए यह सबसे अच्छा साधन है। कम लागत और लचीलापन, ध्यान दीजिए, तो सड़क परिवहन सस्ता होता है और किसी भी समय किसी भी मार्ग से यात्रा की जा सकती है। इससे समय या मार्ग बदलने की सुविधा होती है। अगला क्वेश्चन बोला गया है मेरा कि सीमांत सड़कों के 3 महत्व को बताइए। सीमांत सड़क कहने का तात्पर्य होता है वैसा सड़क जो आर्मी वालों के लिए बनाया जाता है, सीमा के किनारे मतलब बॉर्डर के नजदीक, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो रक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो सीमांत सड़कें सेना की आवाजाही में, जो आर्मी का आवाजाही आना जाना और सामग्री पहुंचाने के लिए मदद करती है। इसलिए देश की सुरक्षा में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ना, देखिए ये सड़कें पहाड़ी, बर्फीली या कठिन इलाकों या अन्य भागों से जोड़ दी, देखो फिर जहां वहां लोग रहने वाले होते हैं। देखिए सीमांत क्षेत्रों में सड़क बनाने से व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। तो सेना जो मेरा बॉर्डर के किनारे अगर सड़क बनाएंगे तो उसमें मेरा व्यापार नजदीक होगा। जैसे मान लीजिए इंडिया और चीन के बीच बॉर्डर है, अब बॉर्डर के बीच मान लीजिए कि इधर भी रोड है और इधर भी रोड है, तो अगर हम मान लीजिए कि हमको बंदरगाह नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर सीधे हम क्या बिजनेस कर सकते हैं। हमारा 3 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, व्याख्या कीजिए। या तो क्वेश्चन पूछा था कि जो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है कैसे, ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए कि इसका आंसर को देखते हैं कि जो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल किस प्रकार है। देखिए, तो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल माना जाता है क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें साल भर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, सालों भर
प्रचुर मात्रा में जितना चाहिए इंसान को उतना सूरज का प्रकाश मिल जाता है। विशेषकर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में के लिए अत्यंत उपयुक्त। जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, कर्नाटक है, तो ऐसे राज्यों में सूर्य का प्रकाश क्या होता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है एकदम हमेशा हमेशा के लिए। सरकार ने सोलर पार्क, फीड इन टैरिफ और अन्य प्रोत्साहित योजना शुरू की जिससे इसका निवास भी काफी बड़ा है। ठीक है, हम सोलर का बहुत सारा जगह टंकी लगाया जा रहा है। सौर ऊर्जा स्वच्छ, अक्षय, प्रदूषण रहित स्रोत। ये क्या है, साफ सुथरा है, अच्छा है, मतलब कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, और प्रदूषण रहित मतलब ये क्या है, कभी प्रदूषण नहीं करता है, जिससे ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी होती है। तो मान लीजिए हम कुछ और ऊर्जा का, कोयला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो कोयला को हम जला के ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और उससे हम अपने आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन उससे वायु प्रदूषण भी होगा। जो मेरा सौर ऊर्जा है उससे हम अपने आवश्यकता की पूर्ति भी कर लेंगे और इससे किसी भी प्रकार का कोई जो पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए सौर ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने में भी क्या मददगार की। देखिए भारत में सौर ऊर्जा का बहुत माना जाता है। ठीक है, जो भारत है तो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य का बहुत उज्जवल माना जाता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन अब क्या शुरू करेंगे, 5 मार्क्स। ठीक है, कोई बच्चे ये मत सोचिए कि बहुत कम क्वेश्चन करा रहे हैं, क्या इससे आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, एकदम जितना पढ़ाएंगे 4 क्वेश्चन तो 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, उसी से पूछा जाएगा। ध्यान दीजिए हमारा 5 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। ध्यान दीजिए, देखो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानि को देखिए। जो मेरा बहुउद्देशीय परियोजना है उसका लाभ और हानि को लिखिए। तो सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। देखिए, तो बहु मतलब बहुत और उद्देश्य में उद्देश्य। ठीक है, तो वैसा परियोजना जिससे में एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है उसको बोलेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। मान लीजिए कि हम नदी में पानी को रोक कर हम डैम बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो हम पानी को रोक के जैसे डैम बने से हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। हमारा एक से अधिक आवश्यकताओं क्या तो उद्देश्यों की पूर्ति हो रहा है तो इसको बोलेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, देखिए इसके लाभ को तो एक लाइन ले लीजिएगा, बहुउद्देशीय परियोजना के निम्नलिखित लाभ या हानि ध्यान दीजिए। तो बीच में देखिएगा लाभ, ठीक है, और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जैसा करके नीचे नीचे लिखते जाइएगा। देखिए सबसे फर्स्ट लाभ क्या बोला है, इस परियोजना से नहरों द्वारा खेतों में पानी मिलता है और फसलों का उत्पादन होता है। जो मेरा बहुउद्देशीय परियोजना है, जो डैम बनाएंगे तो नहर द्वारा पानी खेतों में पहुंचा देंगे जिससे मेरा फसल उत्पादन होगा। बड़े बांधों पर जल विद्युत संयंत्र लगाए जाते हैं और सस्ती और स्वच्छता बिजली मिलती है और इससे बिजली भी उत्पादन किया जा सकता है। इसका लाभ है क्या होगा, बाढ़ नियंत्रण होगा, बाढ़ को पानी को रोकेंगे तो बाढ़ नहीं आएगा। ठीक है, और इससे मेरा बाढ़ का जो खतरा है वो मेरा कम हो जाएगा। जल आपूर्ति, जो जल की पूर्ति को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, मछली पालन करेंगे, पर्यटक करेंगे तो उसमें मछली पालन कर सकते हैं। परिवहन की सुविधा, ठीक है, जैसे कि नाव बोट वगैरह वगैरह चलेगा। हानि देखिए क्या बोला है, लोगों का विस्थापन, जैसे हम जिस एरिया पर पानी को रोक कर डैम बनाएंगे तो उसके लोगों को वहां से हटाना पड़ेगा, विस्थापित करना पड़ेगा। पर्यावरण को नुकसान, अगर वहां पर पेड़ पौधा है बहुत सारा उसको काटना पड़ेगा। मिट्टी की उर्वरकता कम करना, मिट्टी ढीली हो जाएगी। ठीक है, अधिक लागत, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, भूकंपीय क्षेत्रों में खतरा, भूकंप आएगा, मान लीजिए डैम टूट गया तो आमने सामने का क्षेत्र का जो जलमग्न हो जाएगा। नीचे के क्षेत्रों में पानी की कमी में जो डैम बना देंगे तो ऊपर में पानी रुक जाएगा, उसके नीचे के क्षेत्र में पानी मिलेगा ही नहीं, इसके क्या जगह हानि हो जाएगी। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए। जो मेरा भारतीय कृषि उस पर जो वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए
वैश्वीकरण का भारत की कृषि पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ा है। ना इससे फायदा भी हुआ है और नुकसान भी हुआ है। इससे भारतीय किसानों को कई नई तकनीकों, है ना, नए फसल और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बारे में जानकारी मिली। जो मेरा बहुत सारा तकनीक, टेक्नोलॉजी, फसल या तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बारे में जानकारी मिली है। उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक और आधुनिक खेती के तरीकों के लिए उपयोगी कृषि में बढ़ोतरी हुई है। कई भारतीय कृषि उत्पाद जैसे फल, सब्जी, चाय, मसाले आदि विदेशी देशों में निर्यात होने लगे हैं, ठीक है। और जो वैश्वीकरण के कारण हमारे यूरिया वगैरह वगैरह आने लगा हमारे देश, तो जिसमें उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो बहुत सारी चीज़ का बिक्री होने लगा है, ठीक है, जिससे किसानों का आय बढ़ने की संभावना बनी है। हालांकि वैश्वीकरण ने किसानों के लिए कुछ चुनौती भी पैदा की है, ठीक है, कुछ ऐसा किसानों को हानि भी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण छोटे किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। जो कंपटीशन बढ़ गया है, तो जिसके कारण छोटे छोटे किसानों का बहुत ज्यादा हानि हुआ है। महंगे बीज और उर्वरकों के कारण खेती की लागत बढ़ गई। जो मेरा महंगा बीज है, तो उसके कारण जो उर्वरक के कारण खेती की लागत बढ़ गई है, मतलब खेती करना भी अब महंगा सौदा हो गया है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी, वैश्विक कंपनी करने वाला जो बहुराष्ट्रीय कंपनी आने से पारंपरिक खेती की जगह नकदी फसल पर अधिक जोर होने लगा है। जो मेरा पारंपरिक खेती तो जो मेरा परंपरा से जुड़ा हुआ था उसको खत्म कर दिया है, और जिस चीज का डिमांड ज्यादा रहेगा उसकी खेती पे ज्यादा आदमी जोर देने लगा है। कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट का सीधा प्रभाव भारतीय किसान का आय पर पड़ जाता है। जो कभी कभी मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी वस्तु का कीमत घट जाता है, तो सीधा किस पर पड़ता है? भारतीय किसानों पर पड़ता है। कुल मिलाकर भारतीय वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर आधुनिकता और अवसर दोनों लाए हैं, लेकिन साथ ही साथ किसानों के लिए चुनौती भी पैदा की है। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रह किस प्रकार किया जाता है? ठीक है, तो राजस्थान की जो मेरा अर्ध शुष्क क्षेत्र में जो वर्षा जल का संग्रह किस प्रकार किया जाता है, या तो जो मेरा परंपरागत वर्षा जल के संग्रह को आधुनिक पद्धतियों में अपनाकर किस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है। दो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछे तो ये क्वेश्चन पूछे, आपका एक ही आंसर लिखना है। क्वेश्चन कुछ भी पूछे आंसर सेम रहेगा। गांधी जी कहते थे, तो भारत में पुराने समय से वर्षा जल संग्रह की कई पारंपरिक पद्धतियां जैसे तालाब, बावड़िया, जोहड़, कुएं, जाल, नड़िया आदि प्रचलित थे। में जो छोटे छोटे डैम, जो हापा वगैरह वगैरह डोबा बनाकर, ठीक है, ध्यान दीजिए। आधुनिक समय में इन्हीं पद्धतियों को नए तकनीकी के साथ अधिक प्रभावी बनाया गया। जो मेरा टेक्नोलॉजी की सहायता से ये जो मेरा पद्धति था ना, उसी को और बेहतर बनाया गया है। आज वर्षा जल को छतों, खुले स्थानों और खेतों से इकट्ठा करके उसे भूमिगत जल में पुनर्भरित किया जाता है। इसके लिए घरों, स्कूलों और इमारतों में रूप टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया। जब घर बनता है तो उसमें क्या किया जाता है, एक बहुत बड़ा सा होल बनाया जाता है, टैंक जैसा, टांगा जिसे कहते हैं, और उसमें वर्षा के जल को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, जिससे पाइपों के माध्यम से पानी के टंकियों में क्या डाल देते हैं। परंपरागत तालाबों और झीलों को साफ करके गहरा किया जाता है। तो मेरा तालाब है उसको और गहरा में गड्ढा किया जाता है, ताकि जो अधिक जल संग्रह हो सके। गांवों में पुराने जोहड़ों और नालियों की पुनर्जीवित कर वर्षा के पानी को रोका और संग्रहित किया जा रहा है। कुछ स्थानों में खाल और चेक डैम जैसे ढांचा बनाकर पानी को रोका जाता है। इस प्रकार जो मेरा पारंपरिक ज्ञान है, जो आधुनिक ज्ञान, दोनों मिलकर जो वर्षा जल के संग्रह को अधिक प्रभावी तरीके से किया जा रहा है, जिससे जल की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकता। हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सड़कों का विस्तृत जानकारी। जो भारत में अलग अलग प्रकार का जो सड़क पाया जाता है, जो रोड पाया जाता है, उसको विस्तृत जानकारी ध्यान दीजिए। देखिए, भारत में सड़कों
और उनके उपयोग और उनके महत्व के आधार पर उन्हें कई अलग अलग तरीकों में वर्गों में बांटा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के सबसे बड़े शहरों और राज्यों की राजधानी को जोड़ता है। जो मेरा राष्ट्रीय राजमार्ग, जो मेरा हाईवे है, वो बड़े बड़े शहर को और उसके राजधानियों को जोड़ता है। और केंद्र सरकार इनके रख रखाव की जिम्मेदारी उठाती है। जो केंद्र सरकार है, जो मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके रख रखाव की जिम्मेदारी को उठाता है। राज्य राजमार्ग राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों और जिलों को जोड़ती है। जो मेरा राष्ट्रीय राजमार्ग वो राष्ट्र के लिए काम करेगा, जो मेरा राज्य का होगा मेरा राज्य के लिए काम करेगा। जबकि जिला सड़कें छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। ग्रामीण सड़कें गांवों को बाजार और कस्बों से जोड़ने में मदद करते हैं। सीमांत सड़क कहने का मतलब है जो आर्मी वालों के लिए बनाया जाता है, सीमा के किनारे, बॉर्डर के किनारे, सीमाओं और दुर्गम क्षेत्रों के लिए बनाई जाती है और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा शहरों के अंदर और शहरी सड़कें को सुचारू बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की सड़क विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा जो ज्योग्राफी था उसका पूरा 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स खत्म हो गया है। अगर आपको जो ज्योग्राफी मतलब जो भूगोल है उसका पीडीएफ नोट चाहिए तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो उसमें मिल जाएगा। और अगर कोई नए बच्चे हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जो हमारा नंबर है 623 848690 और 9, ठीक है। इसमें कॉल या मैसेज करके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।